हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो आज के लेक्चर में हम चरक संहिता सूत्र स्थान 14th चैप्टर दैट इज स्वेद अध्याय उसको हम कवर करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मोरलेस। इसमें बस हमें स्वेद के लाभ, स्वेद के टाइप्स, सम्यक स्वेदन के जो लक्षण होते हैं वो, और हमारे टाइप्स ऑफ स्वेद काइंड ऑफ यही कवर करना है। मतलब बहुत छोटा सा, बहुत कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, वही सब देखने हैं हमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है स्वेदन से लाभ। तो स्वेदन से लाभ से पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि स्वेद का मतलब होता है स्वेट। तो स्वेदन प्रक्रिया में हम मोरोलेस वही सब चीज़ें करेंगे जिससे बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो उससे लाभ क्या होगा, कौन कौन से दोष हमारे शांत होंगे? प्राइमरीली वात एंड देन कफ। तो इससे कौन कौन से दोषों की शांति हो रही है? वात और कफ दोषों की इसमें शांति हो रही है। उसके बाद आता है मल मूत्र एवं शुक्र की अधिक दुष्टि वायु से होती है। स्वेदन से पहले स्नेहन कराने से इनकी शुद्धि हो जाती है, तो मल मूत्र अवरोध शुक्र अश्मरी नहीं हो पाते। तो हमने स्वेदन से पहले स्नेहन कवर किया था। क्यों कवर किया था? क्योंकि ये सीक्वेंस होती है, पहले हम स्नेहन कराते हैं फिर हम स्वेदन कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पहले स्नेहन करा देते हैं तो मल मूत्र शुक्र इन सब की ना शुद्धि हो जाती है। तो अगर हम ये नहीं कराएंगे, डायरेक्ट स्वेदन करा देंगे, तो इनकी इनकी जो दुष्टि है ना वो हो जाती है वायु से। ठीक है, दुष्टि हो जाएगी तो मतलब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। जैसे कि मूत्र कृच्छ्री हो गया है ना, मूत्र अच्छे से नहीं निकल रही है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब इन सब का अवरोध हो रहा है, शुक्र अश्मरी स्टोन्स बन रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए पहले हम स्नेहन से इनकी शुद्धि कराते हैं, उसके बाद हम स्वेदन कराते हैं ताकि वायु से इनकी दुष्टि ना हो पाए। उसके बाद आता है उपमा। मतलब यहाँ पे ना एक कोरिलेशन, एक एग्जाम्पल दिया गया है थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, कि जैसे एक सूखी लकड़ी है ना, उसको हम ऐसा मूव नहीं कर सकते, उसको फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम उसको तोड़ेंगे, मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो वो मतलब टूट जाती है ना। लेकिन अब अगर हम उस पर तेल वेल लगा के अच्छे से उसको गर्म कर देते हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है। तो उसको हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी उसको तोड़ मोड़ सकते हैं ना। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ रिलेट कराई है कि जैसे एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब वो हो गया है, वो बहुत ऐसा कठिनता सी हो गया, उसकी कठोरता सी आ गई उसकी बॉडी में। तो अगर हम उसका स्नेहन करा देते हैं अच्छे से उसकी बॉडी में, है ना, ऑयल वगैरह लगा देते हैं या इंटरनल स्नेहन करा रहे हैं हम उसका, उसके बाद हम उसका स्वेदन करा देते हैं, उसके बाद उसका जो दोष है जो उसकी बॉडी में बढ़ जाते हैं वो उसकी बॉडी के कोष्ठ में आ जाते हैं। तो बढ़े हुए दोष कोष्ठ में आ जाते हैं, फिर हम शमन मतलब इससे वमन है, विरेचन है, इनसे दोषों को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे उपमा क्या दी है? सूखे हुए काष्ठ, मतलब सूखी लकड़ी जैसे तेल लगाकर एवं सेक कर, अग्नि पे सेक कर टेढ़ी की जा सकती है, उसी प्रकार स्नेहन प्लस स्वेदन के बाद पुरुष भी कोमल हो जाता है, दोष अपने आप कोष्ठ में आ जाते हैं। मतलब जो हमारा बॉडी कैविटी है, यहाँ पे कोष्ठ से मतलब लिया जाता है हमारा जो ये अमाशय पक्वाशय इन सबको लिया जा रहा है, मतलब मेन जो हमारा ट्रंक है बॉडी कैविटी वो। और फिर संशोधन से उनको बाहर निकाला जाता है, वमन विरेचन के थ्रू हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। फिर आता है सेकेंड पॉइंट हमारा मात्रा, कि स्वेदन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो स्वेदन रोग ऋतु रोगी इनके बल के अनुसार, न अति उष्ण न अति मृदु, दोष अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बना के। तो हमें रोगी के बल को ध्यान में रखते हुए, रोग उसको जो डिजीज है उसके बल को ध्यान में रखते हुए, और ऋतु कौन से सीजन में हम स्वेदन करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आवश्यकता जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें स्वेदन कराना चाहिए। उसके बाद आता है स्वेद के भेद। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो स्वेद के 3 भेद है, महास्वेद, मध्यम स्वेद और मृदु स्वेद। महास्वेद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का, है ना, एकदम हाई लेवल का। तो वो हम किस में कराएंगे? जो बलवान रोग है, बलवान रोगी है, उनमें कराएंगे। ठीक है, शीतकाल में कराएंगे। मध्यम हम कब कराएंगे? मध्यम बल का रोग है, मतलब मध्यम बल का डिजीज है, और मीडियम लेवल का हमारा जो पेशेंट है उसका जो बल है, शारीरिक बल, वो भी मीडियम लेवल का है, तो उसमें मध्यम स्वेद है। और इसमें साधारण शीत, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, साधारण मौसम है। उसके बाद है मृदु। मृदु स्वेद हम कब कराएंगे? कि हमारा जो डिजीज है पेशेंट को और जो पेशेंट का शारीरिक बल है वो दोनों बहुत कम है, तो दुर्बल रोग है और दुर्बल रोगी है, और अल्प शीत है, बहुत कम ठंड है, उसमें हम क्या कराएंगे? मृदु स्वेद। तो स्वेद के 3 टाइप, महास्वेद, मध्यम स्वेद और मृदु स्वेद।
उसके बाद आता है स्वेद दो, अगेन दो टाइप का, ये जस्ट क्लासिफिकेशन है स्वेद की। जो 13 और 10 टाइप्स है स्वेद के वो आगे आएंगे, ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है। फिर आता है स्वेद के दो टाइप, स्निग्ध और रुक्ष। तो स्निग्ध है तो ऑब्वियसली हम वातजन्य विकार में कराएंगे, और रुक्ष है वो हम कफजन्य विकार में कराएंगे। और एक एक मतलब अगर वातज कफज व्याधि है, मतलब दोनों मिक्स जो व्याधियाँ होती हैं उनमें हम स्निग्ध और रुक्ष दोनों कराएंगे। तो हमने देखा था कि स्वेद जो है वो बेसिकली हम वात और कफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो वात है वो अपने आप में रुक्ष होता है, तो वात डिसऑर्डर्स में, वातज डिसऑर्डर्स में हम क्या कराएंगे, स्निग्ध स्वेद कराएंगे। और जो हमारा कफज है वो ऑलरेडी स्निग्ध होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम रुक्ष स्वेदन करा रहे हैं। रुक्ष और स्निग्ध मतलब इसमें जो हम द्रव्य यूज़ कर रहे हैं जिनके थ्रू हम स्वेदन कराएंगे, मतलब मोरलेस उस पर डिपेंड करता है कि स्निग्ध है या रुक्ष है। उसके बाद आता है अमाशय तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेद विधि। तो इसमें ना एक कंसेप्ट लगता है कि पहले मैं स्थानीय दोष को ट्रीट करती हूँ, उसके बाद आगंतुज। अब इसका मतलब नहीं समझ आएगा तो लेट मी एक्सप्लेन। स्थानीय दोष मतलब जो दोष वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो उनकी जगह है, और आगंतुज मतलब जो आए हैं बाहर से दोष, उनको। ठीक है, तो इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो पहले आप अपने घर में जो घर के लोग हैं उनको आप ट्रीट करोगे, जो घर में रहते हैं। उसके बाद जो बाहर के लोग आए आप उनको ट्रीट करते हो। तो ऐसे ही क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अमाशय की अगर मैं बात करूं, तो अमाशय स्थान है कफ दोष का। तो अगर अमाशय में वायु कुपित हो रही है, मतलब अमाशय में वात का प्रकोप हो रहा है या वात उसमें कुपित हो रही है, मतलब वात का इम्बैलेंस हो रहा है, तो अमाशय वैसे नेचुरली जगह किसकी है, कफ दोष की, लेकिन वहाँ पे कुपित कौन हो रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है वात का। तो पहले जो जगह है कफ की मैं उसको ट्रीट करूँगी, जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचुरली। उसके बाद जो अभी इम्बैलेंस वहाँ पे जाके जिसने क्रिएट किया वात का, मैं उसको ट्रीट करूँगी। तो पहले कफ को ट्रीट करने के लिए मैं क्या करूँगी, रुक्ष स्वेदन। उसके बाद मैं क्या करूँगी, वात को ट्रीट करने के लिए स्निग्ध स्वेदन। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर अमाशय में वायु कुपित हुआ तो पहले रुक्ष स्वेदन होएगा, फिर स्निग्ध स्वेदन होएगा। अगर मैं आपको ये डायरेक्टली बताती तो आप बोलते कि वायु कुपित हुआ है तो पहले रुक्ष स्वेदन कैसे कर सकते हो, उससे तो और कुपित होएगा वायु, और इंक्रीज होएगा। लेकिन नहीं, अमाशय में हुआ है तो अमाशय में पहले जो स्थित अमाशय में प्रेजेंट जो कफ दोष है पहले मैं उसको ट्रीट करूंगी रुक्ष स्वेदन से। उसके बाद जो वायु कुपित हुआ है उसको मैं ट्रीट करूंगी स्निग्ध स्वेदन से। ऐसे ही क्या होता है पक्वाशय में, अगर कफ कुपित हो जाए, अब पक्वाशय किसका स्थान है, पक्वाशय स्थान है नेचुरली वात का। तो अगर पक्वाशय में कफ कुपित हो रहा है तो पहले मैं वात को ट्रीट करने के लिए रुक्ष स्वेदन कराऊंगी, वात तो रुक्ष होता है, वात को ट्रीट करने के लिए स्निग्ध स्वेदन कराऊंगी। उसके बाद मैं कफ को ट्रीट करूंगी रुक्ष स्वेदन से। तो अगर पक्वाशय में कफ कुपित हो रहा है तो पहले स्निग्ध स्वेदन, उसके बाद रुक्ष स्वेदन। मतलब क्या है हमारा रूल कि सर्वप्रथम स्थानीय दोष जो वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट दोष होते हैं उनको शांत किया जाता है, फिर आगंतुक दोषों को हम शांत करते हैं। आमाशय में कफ आश्रित होता है पहले से, तो पहले हम रुक्ष से कफ को कम करेंगे, फिर आगंतुक वायु को कम करते हैं। उसके बाद आता है स्थान अनुसार कि जैसे हमारे जो डेलिकेट एरियाज है जैसे स्क्रॉटम हो गया, वृषण, हृदय और नेत्र, इनमें हम या तो बहुत मिनिमम दैट इज मृदु स्वेदन कराएंगे या स्वेदन कराते ही नहीं है, और फिर मध्यम स्वेदन हम कराएंगे वंक्षण एरिया में, और शेष अंग इनके अलावा जो भी अंग बच जाते हैं उनमें हम कराएंगे आवश्यकता अनुसार, मतलब एज पर नीड। उसके बाद आता है सम्यक स्वेदन के लक्षण कि हमने स्वेदन कराया तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्वेदन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमने स्नेहन के लक्षण पढ़े थे वैसे ही। तो शीत शूल का नाश, शीत मतलब ठंड है, शूल मतलब पेन का नाश हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि जैसे सोना बात वगैरह होता है, ये सब होता है, तो इनमें जनरली पेन वगैरह रिलीफ मिलता है हमें। तो शीत शूल का नाश, स्वेदन है, स्वेटिंग हो रही है तो हमारी जो बॉडी में शीत मतलब शीतलता है वो कम होएगी, पेन जो है बॉडी में उसका नाश होएगा, क्योंकि पेन किससे होता है, वात से होता है, और स्वेदन से ट्रीट हम किसको कर रहे हैं, वात और कफ से, कफ को। फिर स्तब्धता, बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ऐसा जकड़ गई है बॉडी उसको, गौरवता, हेवीनेस बॉडी में है उसका नाश है, अंग जो है वो मार्दव सॉफ्ट हो जाएंगे, और स्वेद दैट इज पसीना बहुत आएगा। तो ये क्या हो गए सम्यक स्वेदन के लक्षण।
उसके बाद आता है अति योग लक्षण, कि अगर स्वेद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया स्वेदन, तो क्या लक्षण आएंगे, तो पित्त प्रकोप हो जाएगा। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी लास्ट ईयर कि जो पित्तज प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, मतलब उनको स्वेद बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर हमारा स्वेदन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब किसी व्यक्ति में स्वेद बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, पित्त का प्रकोप होएगा, उसका मूर्छा, चक्कर आ जाएंगे उसको, शरीर सदन, मतलब शरीर ऐसा लगेगा एकदम टूटने जैसा हो गया है ना, तृष्णा, प्यास लगेगी, दाह, अधिक स्वेद, बहुत ज़्यादा पसीना और अंगों में दुर्बलता। वही जो हमारे पित्त प्रकोप के लक्षण होते हैं, वही सारे लक्षण इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अयोग, अति योग की चिकित्सा, कि अगर ये अति योग हो गया स्वेदन का और पित्त का प्रकोप हो गया, तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। ग्रीष्म ऋतु समानचर्या, जो हम गर्मी में हमने जो ऋतुचर्या में पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु में हम क्या क्या करते हैं, वही सब हमें इसमें कराना होता है। जैसे कि शीतल आहार विहार करा दिया है ना, मधुर स्निग्ध शीतल, मधुर स्निग्ध ये सारे खाना हम खिलाएंगे, ठंडी चीज़ें खिलाएंगे, ठंडी चीज़ें पिलाएंगे, मतलब ये सारे हम चीज़ें कराएंगे जिससे पित्त जो बढ़ गया है उसकी शांति हो पाए। उसके बाद आता है स्वेद अयोग्य रोगी एवं रोग, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अब हमने देखा कि स्वेदन हम कराते हैं वात और कफ के लिए, है ना, वात और कफ को शांत करने के लिए, प्राइमरीली वात एंड देन कफ। और पित्त बढ़ जाता है अगर स्वेदन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो स्वेदन हम पित्तज वाली चीज़ों में नहीं कराएंगे। पित्तज प्रकृति का लोग इंसान है, लोग बोलने वाले थे भी, पित्तज प्रकृति का इंसान है, या किसी को पित्तज डिजीजेज है, जैसे स्किन डिजीजेज है या और भी पित्तज डिजीज है, दाह है, बर्निंग सेंसेशन है, तो इनमें हम पसीना नहीं दिलवाएंगे। पसीना भी तो कैसे आएगा, जब थोड़ी कुछ, या तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी न किसी फॉर्म में, है ना। तो पित्तज प्रकृति या पित्तज व्याधियों में हम मेन जो है वो स्वेदन नहीं कराएंगे, ये कॉमन सेंस है। अभी नीचे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, कि क्या क्या मेन जो कंडीशन संहिता में मेंशन है वो है। अमधुर द्रव्य से बनी मदिरा, कषाय मध्य अगर किसी ने सेवन किया है उसको, गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी को, रक्तपित्त के रोगी, पित्तज प्रकृति पित्तज रोगी, अतिसार, मधुमेह, क्षार या अग्नि से जिनकी गुदा वित्त हुई हो, जैसे क्षार सूत्र वगैरह होता है, या कोई अग्नि कर्म वगैरह से जिसकी एनस जो है वो उस पर हार्म हो गया हो, है ना, एनस हार्म हो गया हो, तो उन सब केसेस में हम स्वेदन नहीं कराएंगे। फिर है मधुमेह, डायबिटीज़ है। उसके बाद विष मद्य का अविधि सेवन, किसी ने मतलब पॉइजन इनटेक कर लिया है, या अल्कोहल का मतलब अच्छे से सेवन नहीं किया है, अविधि पूर्वक सेवन किया है। फिर थके हुए हैं, नष्ट संज्ञा, जो अनकॉन्शियस है, पित्तज प्रमेह, भूख लगने में, प्यास लगने में, क्रोधी, शोक, जो शोक में है, कामला, जॉन्डिस है जिनको, उदर रोग, उरहशत, वात रक्त, गाउट के पेशेंट पे, अत्यंत दुर्बल, जो बहुत ज़्यादा मतलब वीक है ऑलरेडी, तो उसमें हम स्वेदन नहीं कराएंगे। अत्यंत क्षीण ओज, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, और मोतियाबिंद, दैट इज कैटरैक्ट। तो ये सारे डिजीजेज हैं जिनमें हम स्वेदन नहीं कराते हैं। मोर और लेस वही है कि पित्तज प्रकृति वाले लोगों में, पित्तज व्याधि में, डायबिटीज़ है, आना, ये सब मतलब दाह है, बर्निंग सेंसेशन है, अतिसार, इन सब में हम नहीं कराएंगे स्वेदन। फिर आता है स्वेद योग्य रोगी एवं रोग, कि किन किन कंडीशंस में हमें स्वेदन कराना चाहिए। तो वही अगर स्वेदन वात और कफ को शांत करता है तो वातज व्याधि है, कफज व्याधि है, या वात कफज व्याधि है, इन सारी कंडीशंस में हम स्वेदन कराएंगे। जैसे प्रतिशय, प्रतिशय होते हैं जुकाम, कास है, खांसी, ठीक है, हिचकी, श्वास, गुरु शरीर, जिसकी बॉडी बहुत हैवी हो रखी है, कफ के जैसे स्रोतस भर जाते हैं, कर्ण, मन्य और शिरशूल, मतलब कि ईयर में पेन है, नेक में पेन है, या सर में पेन है, इन सबको हम स्वेदन कराएंगे। स्वर भेद, गलग्रह, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस है, इन सारे केसेस में मतलब मेनली हमारी वात कफज जितनी भी व्याधियाँ हैं उनमें हम स्वेदन कराएंगे। उसके बाद आता है 13 प्रकार के अग्नि स्वेदन और 10 प्रकार के निरअग्नि स्वेदन। अब अग्नि स्वेदन और निरअग्नि स्वेदन में क्या डिफरेंस है। 13 प्रकार के जो अग्नि स्वेदन है उसमें हम किसी ना किसी फॉर्म में अग्नि यूज कर रहे हैं जिससे बॉडी में स्वेट बन रहा है। लेकिन जो 10 प्रकार के निरअग्नि स्वेद है उसमें हम किसी भी प्रकार के हीट यूज नहीं कर रहे, निरअग्नि है मतलब अग्नि रहित है, अग्नि का यूज नहीं कर रहे, और फिर हम पसीना मतलब स्वेट जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करा रहे हैं। अब आपके बोलोगे कि हीट हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो पसीना कैसे आ रहा है। तो अगर नॉर्मली देखें तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आ रहा है,
धूप में जा रहे हैं तो पसीना आ रहा है ना, गुस्सा करते हैं तो पसीना आता है। तो ऐसे ही 10 हमारे केसेस होते हैं जो निरअग्नि स्वेदन होते हैं। जो 13 अग्नि वाले स्वेदन है उनको हम अभी कवर करेंगे, उनके लिए मैंने इमेजेस बनाई है। और अभी हम सबसे पहले निरअग्नि स्वेद करते हैं। तो वही व्यायाम है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत पसीना आता है। उष्ण सदन कि अगर कुछ मतलब गरम गरम किसी जगह में हम रह रहे हैं तो पसीना आ जाता है। गुरु प्रावरण, अगर हम बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें, गुरु मतलब भारी, प्रावरण मतलब ओढ़ना, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें ओढ़ लेते हैं, रज़ाई वगैरह बहुत भारी भारी, तो पसीना आता है। क्षुधा, भूख लग रही है। बाहुल्य, बाहुल्य मतलब बहुपान, कोई चीज़ हमने बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो पसीना आता है। भय, डर लग रहा है। क्रोध, गुस्से में। उपनाह, उपनाह है मतलब कि कोई हम जैसे गरम गरम कुछ पेस्ट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं इससे तो पसीना आता है। आहव मतलब युद्ध वगैरह में, वॉर्स में पसीना है। आतप मतलब सनलाइट में जाके। तो ये हमारे हैं 10 निरअग्नि स्वेद। उसके बाद आते हैं हमारे 13 अग्नि स्वेद। तो 13 अग्नि स्वेद क्या है? संकर स्वेद है, प्रस्तर है, नाड़ी परिषेक, अवगाहन, जयंताक, अश्मगन, कर्षु, कुटी, भू, कुंभी, कूप और हुलाक। तो इनको हम एक एक करके इमेजेस के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि अगर हम ऐसे इनको पढ़ेंगे तो ये याद नहीं रहते हैं, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कर्षु मतलब क्या, कुपी मतलब क्या। तो इसको इमेज के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा संकर स्वेद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि संकर स्वेद में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पोटली यूज कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो ऐसे पोटली यूज कर रहे हैं तो इसको हम पिंड स्वेद भी कह रहे हैं। ऐसे पोटली बना के फिर पूरी बॉडी में स्वेदन कराते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद जो होता है वो हॉट बेड सुडेशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बेड है, जैसे यहाँ पे एक बेड है, तो जो हमारे जैसे द्रव्य है, खिचड़ी वगैरह ऐसे बना के, मतलब जो भी द्रव्य पेशेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसमें बना के हम पूरे बेड पे जितनी उसकी हाइट है वहाँ तक उसको बिछा देते हैं। मतलब पूरा मतलब उस पर स्प्रेड कर देते हैं खिचड़ी वगैरह जो भी गरम गरम चीज़ है। उसके बाद उसमें पत्ते लगा के अपने पेशेंट को लिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रस्तर स्वेद। उसके बाद आता है नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद में हम क्या करते हैं, ऐसे एक छोटी सी स्टीम केटल होती है और उस पर ऐसे यहाँ पे ना एक ऐसे पाइप सा होता है, मतलब एलिफेंट के उसकी जैसे, और यहाँ से फिर वो स्टीम निकलती है। तो ये क्या है, नाड़ी स्वेद। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम केटल सुडेशन, मतलब केटल के थ्रू स्टीम जो है वो निकल रही है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा परिषेक स्वेद। परिषेक स्वेद में हम क्या करते हैं, क्वाथ बनाते हैं। क्वाथ मतलब काढ़ा बनाते हैं और उससे हम उसको हम पोर करते हैं ऐसे पेशेंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया परिषेक स्वेद। उसके बाद आता है हमारा अवगाहन स्वेद। अवगाहन मतलब वही हॉट बाथ, उसमें हम पेशेंट को लिटा देते हैं जैसे इसमें है वैसे। उसके बाद आता है हमारा जयंताक स्वेद। तो जयंताक स्वेद में हम ऐसे एक कुटी सी बनाते हैं और उसमें से सर्कुलर एक वो होता है, एक टेबल टाइप का होता है, और बीच में हम अग्नि लगाते हैं। उसके बाद जब पूरे उसमें धुआं हुआ हो जाता है तो हम खाली पेशेंट को अंदर भेजते हैं और वो पूरे ऐसे राउंड राउंड घूमता हुआ बाहर जाता है और पूरी बॉडी में ऐसे करवट लेता हुआ फिर ऐसे लेटते लेटते बाहर जाता है। और उसको ध्यान रखना होता है कि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि नीचे आग लगी होती है। और ऐसे साइड की साइड वो ऐसे लेटता हुआ, करवट लेता हुआ उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, फिर वो बाहर जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जयंताक स्वेद। उसके बाद आता है हमारा अश्मगन स्वेद। अश्मगन स्वेद क्या है, स्टोन बेड सुडेशन। तो जैसे यहाँ पे ऊपर बेड है, ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, अग्नि लगा रहे हैं। मतलब जितना हमारा पेशेंट लंबा है, जितना उसका बेड है, उतना ही नीचे हम अग्नि वग्नि लगाते हैं। उससे क्या है कि ये वाला बेड जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा अश्मगन स्वेद। उसके बाद आता है कर्षु स्वेद। तो कर्षु स्वेद में क्या है, जहाँ पे पेशेंट लेटा होता है, एक खाट या कुछ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बेड वगैरह, उसके नीचे हम एक गड्ढा सा करके उसमें अग्नि लगा रहे हैं, उससे स्वेदन करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कर्षु स्वेद। फिर आता है हमारा कुटी स्वेद। जैसा हमने कर्षु स्वेद में किया था वही अगर हम एक कुटी में कर देते हैं, एक मतलब छोटे से घर में कर देते हैं, जो कुटिया सी बनाते हैं हम उसमें करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुटी स्वेद। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक कुटी बनी हुई है और यहाँ पे वही जो हमने लास्ट वाले में देखा था वही वाला स्वेद हो रहा है। उसके बाद आता है भूस्वेद। तो जैसा हमने उसमें देखा था कि इस वाले में ये रहा, जैसा हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे पूरा ऐसा एक टेबल पे हमने लेप लगाया है द्रव्यों का और फिर पेशेंट को लिटाया है। भूस्वेद में हम क्या करते हैं,
एक फ्लैट धरती लेते हैं, उस पे हम अपना द्रव्य लगाते हैं पूरा, जो भी रिक्वायर्ड होता है, जो भी मतलब हमारे पेशेंट की कंडीशंस को मैच करता है, उसमें हम पत्ते लगाते हैं और फिर पेशेंट को लिटाते हैं। तो ये क्या हो गया, भूस्वेद। फिर आता है हमारा कुंभी स्वेद। अब कुंभी स्वेद, कुंभी का मतलब होता है पॉट, तो यहाँ पे हम खाट लगाते हैं और नीचे एक गड्ढा, वो एक गड्ढा से बनाते हैं, उसमें हम अपना ये कुंभी दैट इज पॉट, ये पॉट रखते हैं, ठीक है। अब ये पॉट जो है वो या तो पूरा आधा हम गड्ढे में रखते हैं या फिर 1/3 2/3 जितना हमें रखना होता है, और इसका नाम कुंभी स्वेद है क्योंकि यहाँ पे कुंभी पॉट हम यूज़ करते हैं। फिर आता है कूप स्वेद। कूप स्वेद, कूप का मतलब होता है वेल, कुआं। तो अगर हम उसके नीचे कुआं बना रहे हैं और फिर वहाँ पे अग्नि से स्वेदन करा रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कूप स्वेद। उसके बाद आता है होलाक स्वेद। होलाक स्वेद मतलब यहाँ पे ऐसे एक हीप से बना के, मतलब एक बोरसी सी बना के, मतलब जैसे एक ढेर सा नहीं बना देते हम, पत्तों का ढेर सा बन जाता है, वैसे हम द्रव्यों का ढेर बना के उसमें आग लगा के ऊपर पेशेंट को लिटाते हैं, तो वो हो गया हमारा होलाक स्वेद। तो जो लास्ट के 3 है, होलाक स्वेद में हम क्या कर रहे हैं, नीचे एक ढेर सा बना रहे हैं। कूप स्वेद में हम क्या कर रहे हैं, नीचे कुआं बना रहे हैं। और कुंभी स्वेद में हम नीचे घड़ा रखते हैं जिसका आधा पार्ट या 2/3 पार्ट ज़मीन के अंदर होता है। तो ये सिमिलर हो गए। उसके बाद भूस्वेद जो है वो मतलब नीचे प्रस्तर की तरह ही हो गया, बस यहाँ पे हम फ्लैट धरती पे द्रव्य लगा के, पत्ते लगा के फिर पेशेंट को लेटाते हैं। फिर कुटी स्वेद, जब हम एक कुटी के अंदर ऐसे नीचे गड्ढा सा करके फिर उस पर खाट रख के फिर पेशेंट को लेटा रहे हैं। फिर करशु स्वेद हो गया, जब कुटी के नहीं है, कुटी के अंदर नहीं है लेकिन बाहर है, पेशेंट है, उसके खाट है, उसके नीचे हम गड्ढा सा बना के फिर उसमें आग लगवाते हैं। फिर अश्मगन हमने देख लिया कि बेड के नीचे पूरा, जब बेड गर्म हो जाता है उसके बाद हम पेशेंट को लेटा रहे हैं। फिर जेंताक स्वेद हमने देख लिया कि ऐसे एक सर्कुलर सा टेबल सा बनता है, उसमें पेशेंट लेटता लेटता आता है और फिर बाहर निकलता है। उसके बाद हमने अवगाहन देखा, दैट इज़ बाथ सुडेशन, मतलब हम उसको काइंड ऑफ एक मतलब इमर्स कर देते हैं उसकी पूरी बॉडी को और फिर उससे स्वेदन होता है। उसके बाद आता है परिषेक स्वेद की क्वाथ बना के फिर उस पेशेंट पे हम पोर कर रहे हैं। उसके बाद नाड़ी स्वेद हमने देखा स्टीम केटल से हो रही है। एंड देन प्रस्तर स्वेद एज वे डिस्कस्ड राइट नाउ। एंड देन संकर स्वेद जो कि पिंड स्वेद होता है, जो हम एक पोटली सी बना के फिर उससे करते हैं। सो स्वेदन चैप्टर में यही था, जो मेन कंसेप्ट्स थे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने कवर कर लिए। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि स्वेदन का लाभ क्या है, तो वात और कफ की शांति करना। फिर हमने देखा कि स्नेहन क्यों करते हैं, उसके बाद स्वेदन हम क्यों करते हैं, ताकि मल मूत्र शुक्र इन सब की शुद्धि हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि इसके उपमा क्या दी गई है, तो सूखे हुए काष्ठ की उपमा दी गई है। फिर मात्रा हमने देखी कि रोगी, ऋतु और रोग, इनके बल के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में स्वेदन रिक्वायर्ड है। फिर भेद, दैट इज उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी, महास्वेद, मध्यम और मृदु स्वेद। फिर स्निग्ध और रुक्ष हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि पहले हम आमाशयगत, अगर आमाशय में वायु कुपित हो रही है तो पहले हम रुक्ष स्वेदन देते हैं कफ को शांत करने के लिए, उसके बाद हम स्निग्ध स्वेदन देते हैं। फिर हमने स्थान अनुसार देखा कि कौन से बॉडी ऑर्गन्स पे कितना स्वेदन देना चाहिए। फिर हमने सम्यक स्वेदन के लक्षण देखे, अति स्वेद के लक्षण देखे। अति स्वेद में चिकित्सा हम करते हैं ग्रीष्म ऋतु के समान, वो हमने कवर किया। उसके बाद हमने स्वेद अयोग्य रोगी और स्वेद योग्य रोगी देखे। फिर हमने 13 प्रकार के अग्नि स्वेद देखे और 10 प्रकार के हमने निरअग्नि स्वेद देखे। So this was all for today's lecture. Notes are available in the description box. Keep revising and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.